this is Jitesh Prabhu and welcome to today's class. आज का ये टॉपिक हमारा बेस्ड होने वाला है आपके साइंस के 4th चैप्टर पे, विच इज नेम्ड एज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. राइट, ये जो आपका साइंस का 4th चैप्टर है, दिस बेसिकली बिलोंग्स टू द फिजिक्स पार्ट ऑफ द साइंस. आपका जो साइंस पार्ट 1 है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड पार्ट 2 कंसिस्ट ऑफ बायोलॉजी. सो दिस चैप्टर बिलोंग्स टू फिजिक्स पार्ट. हम धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे चैप्टर के बेसिक्स से लेकर, एंड देन हम एक एडवांस मूवमेंट करेंगे चैप्टर के अंदर और आपको ये चैप्टर समझ में आएगा. प्लीज कीप अटेंशन. ओके, तो चैप्टर का नाम है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मतलब इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं और उन इफेक्ट को क्या हम यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में या फिर कहीं पर भी. उसके पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. करंट का एक छोटा सा डेफिनेशन होता है विच इज rate of flow of charge. क्या? rate of flow of charge. rate काफी वक्त स्टूडेंट इस वर्ड को मिस इंटरप्रेट कर देते हैं. मिस इंटरप्रेट मतलब इसका एक गलत मतलब निकालते हैं. जैसे कि हम लोग मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि इसका रेट क्या है. ये वो वाला रेट नहीं है. साइंस में जब कभी भी आप रेट ये वर्ड यूज करोगे, इसका मतलब है किसी चीज को आप टाइम के साथ कंपेयर कर रहे हो. किसी चीज को आप टाइम के साथ कंपेयर कर रहे हो. ठीक है, अगर आपका कोई फ्रेंड रनिंग में बहुत फास्ट है, वो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, तो आप ये बोल सकते हो कि हिज रेट ऑफ रनिंग इज मोर. कोई अगर आपका फ्रेंड है जो रनिंग में स्लो है, तो यू कैन से दैट द रेट ऑफ रनिंग ऑफ योर फ्रेंड इज लेस. रेट का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो रेट का मतलब हम लोगों ने समझ लिया. जब भी हम लोग किसी चीज़ को टाइम के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे कि हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में वर्ड्स यूज करते हैं कि ये बहुत फास्ट है, ये बहुत स्लो है, तो ये फास्ट और स्लो किस रिस्पेक्ट में हम लोग बोल रहे हैं. टाइम को ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं. अगर कम टाइम में कोई आदमी ज़्यादा काम कर ले रहा है तो हम लोग बोलेंगे यार वाह बहुत फास्ट है. अगर आपने कम टाइम में अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो द रेट ऑफ डूइंग योर होमवर्क इज better and larger, much more, right? अगर आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो थोड़ा सा होमवर्क करने के लिए, द रेट ऑफ डूइंग योर होमवर्क विल बी स्लो. हम लोग ऐसा बोल सकते हैं. तो बेसिकली रेट का मतलब क्या होगा? कंपेयरिंग एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अब चार्ज क्या है? अगर आपने सेकेंड चैप्टर दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये चैप्टर अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें एक वर्ड आया होगा एटम. उसमें एक वर्ड आया होगा एटम. और इस एटम में आपने कुछ चीजें पढ़ी होंगी जिनका नाम होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. उसके बाद आपको आपके टीचर ने बताया होगा कि प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन देम. प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. न्यूट्रॉन्स क्या होता है? न्यूट्रॉन्स होता है न्यूट्रल. न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल मतलब नो चार्ज. and electrons are negatively charged. क्या बोलेंगे इसको? negatively charged.
मतलब प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमने करंट का डेफिनेशन क्या लिखा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जब भी चार्ज फ्लो होता है, क्या फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है। चार्ज फ्लो होता है मतलब जब भी कोई चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करता है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव चार्ज है, ये है पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ये नेगेटिव चार्ज ट्रैवल किया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। अब इसने यहाँ से यहाँ पे आने के लिए जो ट्रैवलिंग किया है उसी को आप बोल रहे हो फ्लो ऑफ चार्ज। और इसी फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से जनरेट होता है करंट, जनरेट होता है करंट। फाइन, ओके। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो चार्ज है। दो चार्ज कौन से, एक है प्लस चार्ज और एक है माइनस चार्ज। सर आपने सिर्फ बोला कि चार्ज अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज भी ट्रैवल कर सकता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, या फिर नेगेटिव चार्ज भी ट्रैवल कर सकता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, राइट। बट ये इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि उसके सेंटर कोर में न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में ऑर्बिट है, राइट। ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं कि ये जो सेंटर कोर है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और इस न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, ऑर्बिट में, ठीक है। अब ये प्रोटॉन्स इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो बाहर आकर फ्लो होना ये पॉसिबल इनके लिए नहीं है। मतलब फ्लो होने की प्रॉपर्टी, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना, ये प्रॉपर्टी प्रोटॉन के पास नहीं है। प्रोटॉन ये काम नहीं कर सकता। तो ये काम कौन कर सकता है, ये काम कर सकता है इलेक्ट्रॉन। एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने की कैपेबिलिटी प्रोटॉन के पास नहीं है, सिर्फ किसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास है। तो इलेक्ट्रॉन कैन ट्रैवल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, राइट। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हम जो करंट यूज करते हैं, हम जिस करंट के बारे में बात करते हैं, वो करंट होता है किसकी वजह से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ध्यान से सुनना, पहले हमने बोला कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब है जब भी चार्ज एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रैवल करेगा उससे करंट जनरेट होगा, राइट। नाउ चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। कौन से, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, राइट। बट प्रोटॉन्स आर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन्स रहता कहाँ पे, एटम के न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, एटम के ऑर्बिट में, ठीक है। प्रोटॉन के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बाहर आकर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सके। प्रॉपर्टी किसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास। इसीलिए ये जनरल डेफिनेशन था। उसके बाद हम लोगों ने मोर स्पेसिफिकली बताया कि भाई हम लोग यहाँ पे जिस चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बार बार बोल रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये जो चार्ज है वो और कोई नहीं, वो है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड टिल दिस। हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट में करंट फ्लो होता है, क्या और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है। okay. अब या तो किसी
मटेरियल में से करंट फ्लो हो सकता है या तो किसी मटेरियल में से करंट फ्लो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अब बेस्ड ऑन ये प्रॉपर्टी कि किसी कंपाउंड में से किसी मटेरियल में से करंट फ्लो हो सकता है, किसी मटेरियल में से करंट फ्लो नहीं हो सकता, हम लोग उसको दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन रॉड, उसमें से करंट फ्लो होता है, करंट पास होता है। वी आर ह्यूमन बींग्स, हम में से भी करंट पास होता है। बट प्लास्टिक, अब बारिश में यूजुअली प्लास्टिक की, आपको किसी अगर लाइव वायर को टच करना है तो आप प्लास्टिक से बने मटेरियल को यूज़ करते हो, आप वुडन मटेरियल यूज़ करते हो, वुड से बने हुए। क्यों? क्योंकि वुड, प्लास्टिक ऐसी चीज़ों में से करंट फ्लो नहीं होता, राइट? ओके। अब ऐसे सब्सटेंसेस, अब हमारे पास दो ग्रुप्स है, ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस है। ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से करंट फ्लो होता है और ऐसे सब्सटेंस जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता। तो ऐसे मटेरियल्स जिसमें से करंट फ्लो होगा, हम उनको बोलेंगे कंडक्टर्स, और ऐसे मटेरियल जिसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, उसको हम लोग नाम देंगे इंसुलेटर्स। ठीक है? सो वी हैव टू वर्ड्स जो आपको समझना है। वन इज conductors. Conductors are materials which allows current to flow. Materials which allow current to flow. Next, insulators. Insulators are materials which do not allow current to flow or pass through it. हम लोगों ने सिर्फ इंग्लिश में लिखा है, materials which allows current to flow through it, and insulators are the materials which do not allow current to flow through it. So example क्या होगा कंडक्टर में? आयरन, राइट? और क्या हो सकता है? इनफैक्ट हम ह्यूमंस भी कंडक्टर्स हैं। हमें से करंट, हमें शॉक लगता है, क्यों लगता है? बिकॉज हम में से करंट फ्लो होता है इसमें। यहाँ पे एग्जांपल क्या दोगे? प्लास्टिक, और गोल्ड, एक्सेट्रा, राइट? इन दोनों की डेफिनेशन या फिर इन दोनों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस चैप्टर में आगे ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे, बार बार ये कंडक्टर आएगा, इंसुलेटर आएगा, और अगर आपको यही नहीं पता कि कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है और ये करता क्या है, फिर तो हम समझ ही नहीं पाएंगे आगे, राइट? तो ये हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब ये सोचते हैं कि ऐसा क्या अलग है इंसुलेटर में कि ये करंट को अलाउ नहीं करता अपने थ्रू पास होने के लिए, whereas कंडक्टर अलाउ करता है, राइट? ये हमारे लिए सोचना बहुत ज़रूरी है कि इंसुलेटर में ऐसा कुछ तो है which is not allowing current to pass through it, whereas कंडक्टर में कुछ तो नहीं है जिसकी वजह से करंट आराम से आ जा रहा है। ठीक है? ओके। तो एक केस इमेजिन करते हैं, मान लो कि एक रोड है। अब आप
यहाँ कहीं पे हो, बाइसिकल राइड कर रहा हो, यहाँ पे बहुत सारे गाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये गाड़ियाँ हैं, ऐसे समझते हैं। यू हैव टू इमेजिन कि ये व्हीकल्स है, मतलब इस रोड पे ट्रैफिक है, ट्रैफिक है, आप यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली उड़ के आओगे? नहीं, आपको आना तो बाई रोड है, बट आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे बिकॉज द रोड इज ब्लॉक्ड, राइट। ये आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स है, हम लोग बोलते हैं ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स, राइट। साइंस में हम इन चीजों को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ट्रैवल नहीं कर सकते, राइट। ऐसा ही कुछ होता है इंसुलेटर्स में कि एक पॉइंट से हमारा चार्ज दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल नहीं कर पाता क्योंकि उन मटेरियल में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। रेजिस्ट करना मतलब किसी चीज़ को रोकना, ये मटेरियल में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये मटेरियल हमारे चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आने के लिए अलाउ नहीं करता, जबकि कंडक्टर में इमेजिन करो कि आप ही हो यहाँ पर, ठीक है, आप ही हो, अभी ये रोड खाली दिख रहा है तो आप आसानी के साथ आगे बढ़ पाओगे, ट्रैवल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अब इस तरफ ऑब्स्टेकल्स नहीं थे, ऑब्स्टेकल्स नहीं थे, हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस नहीं था, हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस नहीं था, ओके। सो द बेसिक डिफरेंस की व्हाई compounds, some materials are conductors और why some materials are insulators, उसका एक बेसिक पॉइंट है रेजिस्टेंस। किसी मटेरियल का अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वो मटेरियल इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, करंट को अपने थ्रू से पास होने के लिए अलाउ नहीं करेगा। वेयर एज अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत कम है तो वो अपने थ्रू से करंट को पास होने के लिए अलाउ करेगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे हमने 3 वर्ड्स पढ़े, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सर आपने कहा कि जब भी कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल होता है तो करंट जनरेट होता है, राइट। बट ये चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल क्यों होता है? इसको ज़रूरत क्या है ट्रैवल होने की? इसके लिए कुछ तो एक कारण होगा, आप पढ़ रहे हो, उसके पीछे एक रीज़न है, राइट। मतलब हमारे हर काम के पीछे एक रीज़न है, तो चार्ज का भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल होने का एक रीज़न होता है, उसके पीछे एक तरह का फोर्स होता है। अब चार्ज क्यों ट्रैवल होता है इसको हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल से। इमेजिन करो कि ये 2 कंटेनर्स है, ठीक है, 2 कंटेनर्स है, इनको मैंने ऐसे पाइप से जोड़ा हुआ और इसमें पानी है, और ये सेम लेवल से इस कंटेनर में भी पानी है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि बीच में तो पाइप है, राइट। क्या एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, क्या ए कंटेनर से बी कंटेनर में या फिर बी कंटेनर से ए कंटेनर में वाटर फ्लो होने वाला है? विल देयर बी अ वाटर फ्लो? आंसर इज नो, वाटर फ्लो नहीं होगा। अब मान लो कि ये जो ए कंटेनर है ना, इसको आप ऊपर लेके गए, इसको आप ऊपर ले, और बी कंटेनर नीचे है, हमने इनको पाइप के थ्रू
कनेक्ट किया, ठीक है। पानी दोनों में उतना ही था। अब दिस इज ए कंटेनर एंड दिस इज बी कंटेनर। अब सोचो और बताओ कि क्या अब पानी का फ्लो होने वाला है, क्या अब वाटर फ्लो पॉसिबल है? एंड इफ पॉसिबल, इफ योर आंसर इज यस कि वाटर फ्लो पॉसिबल है, तो देन टेल मी कि वाटर फ्लो कौन से कंटेनर से कौन से कंटेनर में होगा। क्या वाटर फ्लो ए से ए टू बी जाएगा? क्या वाटर फ्लो बी टू ए जाएगा? अच्छा, पानी यहाँ से यहाँ आएगा या यहाँ से यहाँ जाएगा? राइट, आंसर करो सर। वाटर विल फ्लो फ्रॉम कंटेनर ए टू कंटेनर बी एंड नॉट फ्रॉम कंटेनर बी टू कंटेनर ए, राइट। क्वेश्चन अराइजेस, ये चीजें तो आपको पता है, बेसिक है, आपको पता है कि ये ऊपर है, यहाँ से यही फ्लो होने वाला है, नीचे से ऊपर नहीं जाने वाला है। बट क्या आप मुझे बता सकते हैं क्यों? इसके पीछे का आंसर क्या है? इसके पीछे का जो आंसर है वो लाई करता है पोटेंशियल एनर्जी में। इसमें लाई करता है पोटेंशियल एनर्जी में। समझने की कोशिश करता है, अब ये इरेज करता हूँ। Now, what is potential energy? What is potential energy? Energy because of state or position of any object. Energy because of state or position of any object. मतलब अभी मैं खड़ा हूँ, मुझ में पोटेंशियल एनर्जी है मेरे पोजीशन की वजह से, राइट। अब मैंने हाथ इसे ऊपर रख लिए, मतलब मैंने अपना पोजीशन चेंज कर लिया, अपना स्टेट चेंज। स्टेट मतलब राज्य चेंज करना नहीं होता, स्टेट एक तरह से आपका फिक्स्ड पोजीशन है जो आप चेंज कर रहे हो। पोजीशन और स्टेट यहाँ पर एक ही मतलब है, चेंज कर दिया, राइट। अब मेरा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू अलग है। मैं ज़मीन पर सो जाऊँगा, मेरा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू अलग हो जाएगा। बैठूंगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। मैं बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे जाऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। मैं बिल्डिंग के टेरेस पे जाऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। एम मास, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप बात कर रहे हो, उसका मास, मतलब थोड़ी देर पहले मैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा था, तो एम मेरा मास हो गया। जी इज व्हाट? स्मॉल जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। ये हाइट, राइट। अब यहाँ पर देखो, समझो कि ये ना, ये ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब जमीन, ठीक है। अब जमीन से किसका हाइट ज्यादा है, इसका या इसका? कंटेनर ए का हाइट ज्यादा है ना, कंटेनर ए का हाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू कंटेनर बी। तो जिसका हाइट ज्यादा रहेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा रहेगा, राइट। और हमेशा जब कभी भी कोई फ्लो होता है, तो वो होता है हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ से कहाँ तक होगा? हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमें दिख रहा है कि इसका हाइट, ये ज़्यादा हाइट पर है, ये कम हाइट पर है। water is flowing from container A to container B. Why? Because potential energy of container A, potential energy of water in container A
is higher than potential energy of water in container B. ठीक है, समझ रहा है? यही तो रीजन है कि जब कभी भी आप किसी पहाड़ पे पानी गिरता हुआ देखते हो तो पानी हमेशा ऊपर से नीचे गिरता होता है, राइट? कभी नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो पानी जब ऊपर से आ रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाई है। और ये ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? लो है, बराबर ना? इसीलिए ये फ्लो ऐसा पॉसिबल है, हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी। आप मुझसे पढ़ रहे हो क्यों? बिकॉज द अमाउंट ऑफ नॉलेज और द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है उतना आपके पास नहीं है, मतलब मेरे पास ज़्यादा है, इसीलिए ये फ्लो पॉसिबल है, इसीलिए आई एम एबल टू टीच यू, राइट? अगर मेरे पास जितना इंफॉर्मेशन है उतना ही इंफॉर्मेशन, उतना ही सेम नॉलेज आपके पास भी हो जाए, क्या आप मुझसे पढ़ोगे? आप मुझे बोलोगे ये सब तो मुझे मालूम है, क्यों पढ़ा रहे हो, राइट? क्योंकि जितने लेवल पे मैं हूँ उतने ही लेवल पे आप हो, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम हो गई, तो यहाँ पर फ्लो पॉसिबल नहीं है। बट अभी ये फ्लो पॉसिबल है बिकॉज मेरा नॉलेज और आपके नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में डिफरेंस है, तो ये फ्लो पॉसिबल हो पा रहा है। अभी समझा? ठीक है। उसी तरह से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे वाई करंट फ्लो, ठीक है, तो इसका मेन आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस। मेरा आंसर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया वो अलग था, अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अलग है। मैंने आपको क्या बताया कि करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, राइट? अगर आपने कभी पेंसिल सेल मतलब जो रिमोट में यूज़ करते हैं या फिर जो वॉचेस में यूज़ करते हैं, वॉल वॉच में, वो देखा होगा एवरेडी का, किसी भी कंपनी का, तो उसके एक एंड जो टिप लगा होता है, इमेजिन करते हैं कि दिस इज द पेंसिल सेल, ठीक है? अब देखो, ये जो एंड है ना वो पॉजिटिव होता है और एक एंड नेगेटिव होता है। अब ये एंड नेगेटिव क्यों है और ये एंड पॉजिटिव क्यों है? ये एंड नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन्स को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत है, देयर आर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? और ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नो, या फिर लेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? इसीलिए हमेशा बैटरी के आप क्या करते हो? इसको वायर से कनेक्ट करते हो, और एक बल्ब लगा अटैच कर दिया, समझो आपने बल्ब अटैच कर दिया, ठीक है? अब ये बल्ब ग्लो करेगा, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव एंड से निकल के वायर के थ्रू, वायर में कॉपर वायर होता है ना जिसको हम लोग मराठी में तांबा बोलते हैं, वो नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फ्लो होते हैं, बल्ब के अंदर जाते हैं, बल्ब के अंदर ऐसा वायर होता है ना, उसके अंदर जाके फ्लो होके यहाँ पर आते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बल्ब के अंदर से फ्लो हुआ उसकी वजह से ये बल्ब ऑन होता है, हम लोग इसको बोलेंगे बल्ब ग्लो होता है। बल्ब क्या होता है? ग्लो होता है, ठीक है? क्यों हुआ? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है,
क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था कि पानी एक हाइट से हमेशा नीचे की हाइट पे क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है। उसी तरह से यहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है। तो ये फ्लो इसीलिए पॉसिबल होता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव एंड, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एंड, और इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंड। ठीक है, अब समझो जितना नेगेटिव चार्ज इधर है उतना ही नेगेटिव चार्ज इधर भी है, तो बल्ब ग्लो होगा क्या? तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। तभी तो आपका पेंसिल सेट खराब हो जाता है कुछ टाइम बाद। वो खराब क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों बैलेंस हो गया, दोनों बैलेंस हो गया, तो अभी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है तो सेल खराब हो। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपने सेल लिया होगा तो इस पर लिखा होगा 1.51 वोल्ट। ये वी जो है ना वो यूनिट है। क्या है? यूनिट है। किसका यूनिट? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलो। सो इनफ बेसिक्स हमने कवर कर लिया। तो करंट को फ्लो होने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा या तो एक सेल या फिर बैटरी प्रोवाइड करता है। बैटरी कब बोलना है, सेल कब बोलना है, वो अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है? सर आप बोल रहे हो कि आयरन रॉड, जिसको हम लोग मराठी में हिंदी में लोखंड कहते हैं, उस वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ सर, हमने नोटिस किया है कि आयरन रॉड अगर किसी वायर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो उसके थ्रू से करंट पास होता है और शॉक लग सकता है, राइट? हाँ। तो सर रेलवे ट्रैक्स, रेलवे के जो ट्रैक होते हैं, ठीक है, रेलवे का जो ट्रैक होता है वो भी तो एक आयरन रॉड है। क्या है वो? आयरन रॉड है। तो क्या उस रेलवे के ट्रैक को टच करने पर आपको करंट लगेगा? नहीं, करंट आपको नहीं लगेगा। क्यों? उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या? उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। बट ये इलेक्ट्रॉन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इवनली मतलब बराबर हर जगह पे है, कुछ फ्लो नहीं हो रहा है इधर से, एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ फ्लो नहीं हो रहा है। इधर जितने हैं उतने ही यहाँ पर भी है, इधर जितने हैं उतने ही यहाँ पर भी है। उसको हम लोग बोलते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये आयरन रॉड जो रेलवे ट्रैक होता है जिसके ऊपर से रेल दौड़ती है, उसको हाथ लगाने पर वी डू नॉट फील एनी करंट। क्वेश्चन अराइजेस व्हाई? मैंने आपको बताया कि पहली चीज तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, अंदर इलेक्ट्रॉन है बट दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब एक चीज याद रखना, फॉर एनी मटेरियल to have a passage of electric current, it should be part of electrical circuit,
हमने क्या लिखा वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी मटेरियल में से करंट फ्लो होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो मटेरियल आपके बनाए हुए सर्किट का पार्ट हो या फिर किसी एक सर्किट का पार्ट हो। किसी भी मटेरियल में से करंट फ्लो होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो एक सर्किट का पार्ट हो। सर्किट का पार्ट मतलब, अब सर्किट क्या होगा वो पता, ठीक है। इसका मतलब ये है, फॉर एनी मटेरियल टू हैव अ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इट शुड बी द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट? अभी हमने देखा कि भाई एक छोटा सा ये लिया, क्या सेल लिया, राइट, फिर बल्ब लिया, ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फिर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, बराबर। इसको हम लोग बोलते हैं सर्किट। क्या बोलते हैं? सर्किट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किट। सर्किट मतलब एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का सोर्स इन्वॉल्व हो, इलेक्ट्रॉन का सोर्स इन्वॉल्व हो। इलेक्ट्रॉन का सोर्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पे ढकेलने का काम कर रहा है। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सोर्स कौन है? बैटरी। इलेक्ट्रॉन की वजह से अभी हम जो किया ना, मैंने अगर ये वायर निकाल दिया तो बल्ब ऐसे ही ग्लो होगा क्या? नहीं। बल्ब ग्लो होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको बैटरी से कनेक्ट करें। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, देखो सर्किट बन गया, ये क्लोज सर्किट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पे ट्रैवल करता है और यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है, फिर से सेल में आता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक सर्किट बन गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें क्या जरूरी है? इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें जरूरी है सेल या फिर बैटरी, वायर्स, वायर एंड कंडक्टर, जिसमें से करंट पास हो, उसको हम लोग बोलेंगे सर्किट। ये सर्किट बन गया। बट साइंस में हर बार आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को, अच्छा हम लोग ये पढ़ रहे थे कि इसमें शॉक क्यों नहीं लग रहा, ये एक आयरन का रॉड है जिसमें शॉक क्यों नहीं लग रहा। अब समझिए ये आयरन का रॉड है, ये मैंने ऐसा हाथ में लिया, क्या ये सर्किट का पार्ट है? क्या कहीं पर भी मैंने वायर कनेक्ट किया है? क्या कहीं पर भी मैंने बैटरी कनेक्ट किया है? कुछ हो रहा है इसमें? कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा और मुझे शॉक भी नहीं लग रहा। बट जैसे ही मैंने अगर इसको किसी वायर के थ्रू बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और मुझे शॉक लग सकता है, ठीक है। तो फॉर एनी मटेरियल टू हैव अ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इट शुड बी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? जिसमें सेल, बैटरी, वायर और कंडक्टर्स यूज हुआ होता है। ये क्लोज्ड कनेक्शन है। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है? ये क्लोज्ड कनेक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ब्रेक नहीं होता है। तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है बल्ब के थ्रू होकर, फिर से बैटरी के दूसरे एंड पर पहुंच रहा है। उसका मूवमेंट कहीं पर भी ब्रेक हो रहा है क्या? उसका मूवमेंट कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट सर्किट। अब इस ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसको आप साइंस में हर बार ड्रॉ थोड़ी ना करोगे, तो चीज़ों का कुछ मीनिंग होता है, वो आप पढ़ने वाले। समझा शॉक क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो जो रेलवे ट्रैक्स है वो तो सर्किट का पार्ट है ही नहीं। अगर किसी ने वहाँ पे ज़बरदस्त बैटरी ला दिया, सोर्स लाया इलेक्ट्रॉन का, दो वायर कनेक्ट किया, और अगर कोई उस पर ट्रैक को हाथ लगाया तो उसको शॉक लग सकता है। अब इसको साइंस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? साइंस में इसको अगर ड्रॉ करना है, इसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो हमेशा आप याद रखोगे कि वायर्स को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वायर को
स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर एक सेल है, एक सेल का जो पॉजिटिव एंड होता है ना, ये पॉजिटिव एंड है ना, पॉजिटिव एंड को बड़ी लाइन बनाना है, एक ही लाइन बनाना है बड़ी, और नेगेटिव एंड को छोटी, है ना। ये जो मैंने सर्कल किया है ये इन्वर्टेड डब्लू है ना, एम जैसा जो दिख रहा है, ये हम लोग बनाते हैं बल्ब के लिए, इसके लिए बल्ब के लिए, ठीक है। हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब सेल होता है, इसका मतलब क्या होता है, सेल होता है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये जो है ना लाइंस दिख रहा है आपको, ये वायर्स है, वायर्स को हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन में बनाना है, ऐसे कैसे भी करके ऐसे ऐसे नहीं बनाना। ये जो डायग्राम है इसको आप बोलते हो सर्किट डायग्राम। क्या बोलते हो, सर्किट डायग्राम।